गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेट एग्जाम की महा मैराथन क्लासें। मतलब कि गाइस आज 18 तारीख है और ये क्लास गाइस हमारी 31 तारीख तक चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इसमें सभी में गाइस हर क्लास में 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे। प्राथमिक क्लास के हिसाब से सफिशेंट रहेगा और गाइस 150 नंबर का पेपर आता है। और गाइस हम जल्दी लगाएंगे, कुछ इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग बाह है। तो गाइस इसमें अयोग बाह देखना है। क्या विसर्ग अयोग बाह होते हैं? तो नहीं, विसर्ग नहीं है। महाप्राण अयोग बाह है? नहीं। अल्प प्राण नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्त व्यंजन क्या है, एक अयोग बाह हुआ करते हैं, होते हैं, कहते हैं इनको। इसके बाद देखिए छा की ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो गाइस क्या आया है, मूल स्वर है छा? तो बिल्कुल नहीं, कोई अलग से स्वर नहीं है, ये तो गाइस मिलके बना है। इसके बाद देखिए क्या घोष स्वर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। संयुक्त स्वर है या फिर तालव्य स्वर है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त स्वर है। क्यों गाइस? क्योंकि हम देखते हैं जो छा बना है तो आधा का प्लस में से षटकोण वाला सा और प्लस आ, इन शब्दों से मिलकर के इन वर्डों से मिलकर के हमारा छा बना है। तो गाइस ये कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। मतलब कि विभिन्न वर्णों से जो मिलकर बनता है उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, कंठ तालव्य से उच्चारित स्वर चुने जाते हैं। कौन से हैं गाइस जो कंठ और तालव्य दोनों से उच्चारित होते हैं? तो गाइस वो क्या ओ है? तो नहीं। ओ है? नहीं, ये कंठवश है। आ है, ये भी कंठवश का है। ए आप बोल के देखिए ए। तो गाइस यहाँ थोड़ी सा जिह्वा में भी कम हो रहा है। ई तो ये भी कंठ से है, लेकिन गाइस ए और आई क्या है, कंठ से भी इसकी आवाज आ रही है और तालव्य से भी आ रही है। मतलब ऊपर की ओर हमारी वो हो रही है जिह्वा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है गाइस, देवार्चन। मतलब कि गाइस इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या फिर विसर्ग संधि है? मतलब विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है? तो गाइस इसमें देखिए देव, इसको आगे हम संधि विच्छेद करेंगे तो ही बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देव धन अर्चन में क्या हो जाएगा, देवार्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवार्चन। तो यहाँ पे गाइस कोई व्यंजन नहीं है, यहाँ हलंत नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, वा के से में बनकर बना है, आधा वा और आ से मिलकर के बना है। तो आ ये वाला और आ और ये वाला आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको आप जल्दी से करिए गाइस। गिरिंद में कौन सी संधि है? विसर्ग। तो गाइस आगे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए गिरिंद में यदि हम तोड़ते हैं तो गिरी क्या आ जाएगा गाइस, गिरी क्या है, इसका कोई शब्द निकलना चाहिए यदि हम तोड़ते हैं। आप इस बात को ध्यान रख ले जाएंगे तो संधि में आपको विच्छेद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गिरी मीन्स गाइस होता है पर्वत, ठीक है ना। तो गिरी धन इंद्र होगा। क्या होगा इसका? गिरी धन इंद्र। तो आप ही बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो गाइस इसमें हम देखते हैं ए वाला ई और ए वाला ई जब दोनों मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाता है बस। तो देखिए यही हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? क्या यहाँ पे विसर्ग मिला है? नहीं। क्या यहाँ पे स्वर मिला है? बिल्कुल मिला है। व्यंजन नहीं मिला, व्यंजन में तो आधा होता है ना। तो गाइस यहाँ पे स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि है, आप ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में फिलिंदा ब्लैंक हो जाती है तो जीवन मूल्य विकृत होने लगते हैं। तो स्वच्छता गाइस स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल रही है ना। परिणित हो रही है, मतलब मिल रही है। तो क्या परिणित हो रही है कि विन्यस्त हो रही है कि प्रणीत हो रही है कि परिणीत हो रही है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो परिणित हो रही है। मतलब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणित हो जाती है तो जीवन के मूल्य क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महात्मा बुद्ध को करुणा के साक्षात फिलिंदा ब्लैंक थे। क्या थे गाइस महात्मा बुद्ध करुणा के? अपरिग्रह थे? नहीं। तो
अनुग्रह थे, अनुग्रह करते थे करुणा को, नहीं। परिग्रह कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बल्कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विग्रह। देखिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। हास्य विनोद की भाषा और भाषण में क्या माना जाता है? यदि गाइस आप हास्य विनोद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस भाषा या भाषण को क्या माना जाता है? भूषण कहते हैं क्या उसको, लक्षण कहते हैं, या सर्वस्व कहा जाता है, या फिर दूषण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको भूषण कहा जाता है। चाहे आप ये विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। काल 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 का अर्थ है समय, बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा काल का? तो काल का अर्थ क्या होता है गाइस, समय। तो क्या सोना होगा, प्रकृति होगी, मृत्यु होगी, या फिर विशेष होगा? जल्दी बताइए गाइस इसका आंसर। तो दूसरा सही अर्थ क्या है गाइस, मृत्यु है। क्या है गाइस, हम देखते हैं एक समय निश्चित होता है, वो भी उसमें मृत्यु होनी ही होनी है। ना ही सोना, ना ही प्रकृति, ना ही विशेष कोई। तो यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है, उसमें समय के अनुसार मृत्यु होती ही है। दूसरा सही अर्थ इसका ये है। जिस प्रकार गाइस सब काल का अर्थ क्या है, समय है, उसी प्रकार गाइस समय का मृत्यु है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पानी का अर्थ है जल, पानी का अर्थ क्या बता रहा है, जल। तो दूसरा इसका अर्थ क्या होगा? जब गैस बहना है, क्या ये बहता है हमेशा? इसका झरना होता है, या सम्मान होता है, या फिर विष होता है? तो गैस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कहा गैस पानी बोला है और यहाँ पे जल बोल रहे हैं, तो एक प्रकार से पानी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो एक प्रकार से इस पानी का सम्मान कर रहे हैं। जब गैस हम कभी भी कोई देवता को ढारना होता है तो उस पानी का सम्मान किया जाता है, मतलब पानी नहीं बोला जाता बल्कि जल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका सम्मान कर रहे हैं। किसी से अच्छे तरीके से बात करना मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हैं ना, वरना कौन किससे अच्छे से बात करता है पर अपने काम की है ना। और बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो कैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या सुषुप्ति शुद्ध वर्तनी वाला है? सुषुप्ति शुद्ध वर्तनी है इसकी। क्या सुषुप्ति सही है कि सुषुप्ति सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुषुप्ति। एक शुद्ध वर्तनी वाला अर्थ है, मतलब इस प्रकार लिखा जाता है सुषुप्ति, ना तो इस प्रकार, ना इस प्रकार, ना इस प्रकार, ध्यान रखना। तो गाइस हमें सच्चिदानंद लिखना है, उसका शुद्ध शब्द बताना है। क्या इस प्रकार लिखा जाता है सच्चिदानंद? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार लिखा जाता है? पता नहीं। सच्चिदानंद इस प्रकार लिखा जाता है या सच्चिदानंद लिखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है 13 क्वेश्चन। उत धन हार के योग से बनने वाला शब्द बनेगा। तो गाइस उत धन हार यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उतार बनेगा। क्या, उदार, आहार या उद्धार? सो गाइस इसका राइट आंसर है वो है उद्धार। यहाँ पे तीसरा वर्ड में यदि पहला वर्ड यहाँ पे आए, आगे आए, और यहाँ पे हा, और या फिर गाइस कोई भी व्यंजन वर्ड का पहला आता है, कुछ नियम होता है गाइस इसका, आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे दा में चेंज हो जाता है, तीसरे वर्ड में ता चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे धार में बदल गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मंत्रिणी। बताइए गाइस क्या मंत्रिणी है, या चंचू है, या छाता है, या भक्त है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा मंत्रिणी। मंत्रिणी एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों क्या है गाइस, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना। या नपुंसक, भक्त में तो नपुंसक में आएगा, है ना, अलग अलग शब्द आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, छाता था, तो छाता का छाती तो होता नहीं है, ये भी पुल्लिंग में आएगा, है ना। और चंचू, चच्चू क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए गाइस शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छह को किस प्रकार आप लिखेंगे? छह लिखेंगे, छह लिखेंगे, छह लिखेंगे, छह लिखेंगे, या फिर छः लिखेंगे? तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छह लिखते हैं अपन संस्कृत में छह को, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, सो गाइस क्वेश्चन 16 देखते हैं। देखिए क्या है, निर्देश प्रश्न नंबर 16 से 24 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प चुनिए। तो गाइस आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को फिर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ समस्याओं को हल करने खोजने पर आधारित अध्ययन किस से जुड़ा है? क्या यह दुकानदारी से जुड़ा है,
या फिर विज्ञान से कि गणित से कि भाषा से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किन बच्चों को सवाल हल करने में मौखिक गणना की ज़्यादा प्रयोग किया था? क्या जो दुकानदारी करते हैं उनने किया था, या जो सिर्फ दुकान में स्कूल जाते हैं, सिर्फ स्कूल जाते हैं उनने अच्छे से मौखिक गणना वाले क्वेश्चन किए थे, या फिर जो बच्चे स्कूल न जाकर दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं उनने किया था, या जिसके बच्चों के लिए दुकानदारी नहीं करते हैं जो बच्चे उनने किया था। देखिए, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में अपना काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल कर लेते हैं, या सिर्फ दुकानदार वाले बच्चे ही सीख सकते हैं? सिर्फ दुकानदारी बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, या फिर बच्चों को गणित सीखना चाहिए? तो गाइस, इनमें से राइट आंसर क्या होगा अपन पैराग्राफ पढ़ के बताएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती करते हैं, क्योंकि दुकानदार वाले बच्चे प्राय गलती करते हैं। वे जन्म से बहुत ही दक्ष होते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। यह कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि वो कभी कोई इंसान कभी गलती ना करे, हर इंसान करता है वो तो गलती का अक्सर उनके काम पर पड़ता है, असर उनके काम पर पड़ता है। उन्हें माता पिता से डांट खानी पड़ती है, तो अधिकतर गलती का हिसाब काम पर भी पड़ता है और डांट भी खानी पड़ती है ना। तो अपन पैराग्राफ को पढ़कर इसका आंसर देंगे। देखिए, ये 20वां क्वेश्चन क्या है, वे दक्षताएं जो हमारी दैनिक जीवन में काम में नहीं आती हैं, हमारा प्रदर्शन अक्सर उनमें कैसा होता है? अच्छा होता है, खराब होता है, संतोषजनक होता है, या खराब होता है? तो गाइस, वे दक्षताएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं आती हैं, उनमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है? तो गाइस, अक्सर हम देखते हैं कभी खराब होता है और कभी अच्छा भी हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो इसका और हम पढ़ लेंगे इसको पैराग्राफ को, फिर देखेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर हम बताइएगा इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को ज्ञान को संकुचित कर देता है। इस पैराग्राफ के अनुसार बनाना है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को कैसा कर देता है, क्या संकुचित कम कर देता है? तो ऐसा तो नहीं लिखा होगा। यह सीमित कर देता है, यह बनाने में मदद करता है, और ज्ञान को बनाने में मदद करता है, और संकुचित और सीमित नहीं करता है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश यह बनाने में मदद करता है। क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 23 और देख लेते हैं, उसको अनुच्छेद के अनुसार अपन बताएंगे। एक प्रत्यय का उदाहरण है, तो एक प्रत्यय गाइस, अब इसमें कोई पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर स्वयं ही दे सकते हैं। क्या संकुचित एक प्रत्यय का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक? पता नहीं, क्योंकि सीमित। तो गाइस, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 बी नंबर। क्या? सांस्कृतिक। एक लगा है ना, आप ही सोचिए इसका, संस्कृति में एक लगा है तभी तो ये सांस्कृतिक बना है। एक लगा कि नहीं लगा, ये वाला ई भी है, ये का भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है शायद, मन गणित का अर्थ है मन का हिसाब लगाना, गणित का कठिन गणित, मन गणंत गणित, मन पसंद गणित। तो मन गणित का अर्थ है कि मन हिसाब लगाना, ठीक है ना। देखिए, इसका 24 पैराग्राफ का 24 क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। एक अध्ययन क्रिया किया जाता है, दुकान संभालते हैं। इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? अध्ययन किया जाता है, या फिर दुकान संभालते हैं, या हिसाब लगाते हैं, या स्कूल जाते हैं। तो गई, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कि आप ही सोचिए, इसमें 2 क्रियाएं की जाती होंगी। दुकान संभालते हैं तो ये तो एक ही क्रिया हुई ना, हिसाब लगाते हैं एक ही क्रिया हुई, स्कूल जाते हैं एक ही क्रिया हुई। लेकिन अध्ययन में तो गई विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। कुछ सीखते हैं अपन तो अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं, अलग चीज़ें सीखना होता है। और साथ में अपन घर में भी रहते हैं और स्कूल भी जाते हैं, है ना। तो ये भी इसका राइट हो सकता है। फिर पैराग्राफ में देखेंगे आगे। देखिए, उस पैराग्राफ में मैंने अपने 16 से लेकर के कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे 24 तक, ठीक है ना। उसको पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार है पैराग्राफ, ठीक है ना। उन समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता का अध्ययन कीजिए
का अध्ययन किया गया है। इनमें से भारत में गाइस 3 प्रकार के बच्चों को लिया गया है, ठीक है ना। 3 प्रकार तरह के बच्चों से तुलना की गई है। एक बच्चे वो हैं गाइस जो कि एक तरफ वे बच्चे हैं जो दुकानदारी करते हैं, जो ओनली क्या करते हैं, दुकानदारी करते हैं, और वो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार के ये बच्चे हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे की बात करें तो वो बच्चे हैं जो कि दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, ठीक है ना। स्कूल भी जाते हैं और दुकान भी संभालते हैं। और पहले बच्चे हमने क्या देखे, जो दुकानदारी करते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे उन समूह के बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं और दुकानदारी पर भी मदद करते हैं। तो गाइस पहले हमने देखे जो ओनली दुकानदार हैं, दूसरे देखे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल जाते हैं, और तीसरे बच्चे वे थे जो स्कूल जाते हैं पर दुकान में मदद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के बच्चे हो गए जो स्कूल जाते हैं पर दुकान में मदद नहीं करते, बिल्कुल दुकान नहीं चलाते हैं ये गाइस, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं ये, बिल्कुल दुकान नहीं चलाते हैं, और ये दोनों काम करते हैं बीच वाले बच्चे, ध्यान रखना। इन तीनों की परीक्षा ली गई एक प्रकार से। तो उनमें गाइस गणना की गई कि वे इबारती सवाल पूछे गए उन तीनों प्रकार के बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं, कोई स्कूल बिल्कुल नहीं जाता, और कोई दुकान बस संभालता, कोई दोनों काम करता है। तो तीनों से पूछे गए गाइस कुछ इबारती सवाल। दोनों ही तरह के सवाल में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है उनका मौखिक गणना, मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम कर पा रहे थे। वो गाइस मौखिक गणना नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। कौन नहीं कर पा रहा था, जो कि दुकान नहीं संभालते हैं। और बनिस्वतः उनके जो दुकानदार बच्चे हैं और स्कूल में जो दुकानदार थे, ठीक है ना, और स्कूली बच्चे ने ऐसी गलतियां भी की जिन्हें समझा नहीं जा सकता है। हाँ, और इनमें से यह साबित होता है कि दुकानदार से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो काम उनकी दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप ही सोचिए, है ना। और गाइस जो स्कूल बस जाते हैं और दुकानदार नहीं चलाते तो वो मन से गाइस क्वेश्चन जल्दी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उनका गाइस हाँ नहीं लगा पा रहे थे। और जो दुकान से जुड़े हैं वो बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सीधा असर उनके काम पर भी पड़ता है। ये गाइस क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, अब अपन पढ़ेंगे। तो वो गलती क्यों नहीं करती, क्योंकि उनका सीधा असर काम पर पड़ता है। जबकि स्कूली बच्चे हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन बच्चों में रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह से सवाल जूझना पड़ता है वे उनके लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। मतलब कि क्वेश्चन ये भी आया था कि वो गलतियां क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चन किससे जुड़े हैं, रोज डेली लाइफ से जुड़े हैं, है ना। और डेली लाइफ से जुड़े हैं तो उनके अंदर इस क्षमता क्या हो गई है, हासिल कर लेते हैं, उनके अंदर क्षमता आ गई है वो करने की। डेली लगाते हैं वो तो मन से अपना गणित, जिससे कि वो उनसे वार्ती क्वेश्चन पूछा गया तो वो आसानी से दे सके। क्यों, क्योंकि वो दुकान में यही काम करते हैं। लेकिन गाइस साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बताने को बढ़ाने में मदद करता है, वही ज्ञान संकुचित और सीमित भी कर देता है इनको। तो गाइस हम कभी कभी क्या हो जाता है कि गाइस कभी कभी एक ही दक्षता में वो रह जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, और दूसरा कार्य क्षेत्र को सीमित हो जाता है उनका। ऐसा क्यों, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि हमारा ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है, क्या करता है गाइस, ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है, वही ज्ञान को गाइस संकुचित कर देता है यदि हम एक ही दक्षता को लेकर बैठे रहे तो गाइस ये रहा हमारा पैराग्राफ। अब 2 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समस्याओं को हल करने और खोजने के अध्ययन को किस तरह से जुड़ा हुआ है। दुकानदारी से जुड़ा हुआ है क्या, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, गणित से, या फिर भाषा से। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा, गणित। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं गणित में नए नए सवाल पूछे जाते हैं और नई नई समस्याएं पे खड़ा किया जाता है, उनसे फिर निकालने की आदत विकसित की जाती है बच्चों को कि स्वयं से हल करिए, निकालिए इस समस्या को। तो गणित में ऐसा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किन बच्चों के सवाल को हल करने में मौखिक गणना की ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कौन गाइस बच्चे ज़्यादा मौखिक गणना करने में प्रयोग करते हैं, जो गाइस दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो सिर्फ बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जिनके लिए दुकानदारी नहीं
नहीं करते हैं। तो गाइस किन बच्चों के सवाल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आप ही बताइए। तो गाइस जो बच्चे दुकानदारी करते होंगे यही पढ़ा था ना, क्यों? क्योंकि गाइस हमने देखा कि वो घर में उनका काम है मौखिक गणना करना, तो वो आसानी से इसका आंसर देंगे मौखिक गणना का, जो बच्चे दुकानदारी करते हैं। और गाइस जो दुकानदारी नहीं करते हैं तो आप ही सोचिए, उनका ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ काम नहीं है ना, वो तो पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। और यदि इनकी कोई मौखिक गणना गलत होती है तो इनका असर कहाँ पर पड़ेगा? काम पर पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखिए अपन ऑप्शन पढ़ते हैं क्या राइट है इसमें। बच्चे को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे दुकानदारी करने बैठ जाए। इसके बाद देखिए अनुच्छेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल कर लेते हैं, या फिर सिर्फ दुकानदारी बच्चे को गणित सीख सकते हैं दुकानदार बच्चे, या फिर बच्चों के गणित सीखना चाहिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन रोजमर्रा की दक्षता जो जीवन में काम आते हैं वो अपने आप हमें हासिल हो जाती हैं। क्योंकि गाइस वो दुकान चलाना उनके डेली का लाइफ का काम था, है ना, तो वो दक्षता उन्हें हासिल थी। और हमारे लाइफ में गाइस हमें बस यही है कि हमें जो डेली काम आता है, असर पड़ता है, जो हमारे काम आते हैं, उनको करने में यदि दक्ष हो जाते हैं तो गाइस ये भी दक्षता मिल जाती है इसमें। तो गाइस दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते गाइस वो? क्योंकि वे गाइस जीवन से ही बहुत दक्ष होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई दक्ष होता है वो तो जीवन से, है ना, यदि उसको माहौल अच्छा सा दिया जाए। थोड़ी बहुत वंशानुगत का फैक्ट पड़ता है, हम भी मानते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीवन से ही गणित लगाने में दक्ष हों। यह सभी कभी गाइस गलती नहीं करते, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है जो कभी गलती ना करता हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। हमने ये पढ़ा था, इनसे उनके माता पिता को डांट पड़ेगी, माता पिता डांटेंगे मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ 20। वे दक्षताएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, हमारा प्रदर्शन अक्सर उनमें कैसा होता है? मतलब बेकुशलताएं, बेयोग्यताएं गाइस जो हम दैनिक जीवन में काम में नहीं लाते हैं, उसमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है? अच्छा होता है क्या? खराब अच्छा दोनों होता रहता है, या संतोषजनक होता है या खराब होता है? तो गाइस कभी खराब भी हो जाता है, कभी अच्छा भी हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस 21 क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या कर देते हैं? क्या संकुचित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, या बनाने में मदद करते हैं? ज्ञान को संकुचित और सीमित नहीं कर सकता है, तो गाइस या फिर मदद बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में गाइस मदद करते हैं, और उसे संकुचित और सीमित नहीं कर सकते। कभी ये संकुचित और सीमित हमारे ज्ञान को नहीं करते। यदि हमें समाज में रहने का और समाज में कुछ सीख रहे हैं हम, तो वहाँ से हमें बढ़ावा मिलता है। कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, यदि हम घर में आके काम कर लेते हैं या गाइस आस पड़ोस में वही काम करते हैं, तो हमें और ज़्यादा कुशलता मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमने देखा था, एक प्रत्यय का उदाहरण है, क्या है? संकुचित है, सांस्कृतिक है, क्योंकि है, सीमित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। देखिए 23 क्वेश्चन करते हैं। मन गणित का अर्थ है, क्या है गाइस मन गणित का अर्थ? तो मन का हिसाब, मन हिसाब लगाना, यह कठिन का गणित है, यह मन गणंत गणित है, यह मन पसंद गणित है। तो गाइस इसका मन गणित का अर्थ होता है मन ही मन हिसाब लगाना। क्या होता है? मन ही मन हिसाब लगाना। गाइस इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन मतलब 24 क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, क्या है गाइस संयुक्त क्रिया का? अध्ययन किया जाता है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुकान संभालना तो एक क्रिया है, हिसाब लगाना भी एक क्रिया है, स्कूल जाना एक क्रिया है, लेकिन अध्ययन में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एक चीज नहीं सीखते हैं, है ना। सीखना, अध्ययन मतलब सीखना, कुछ ना कुछ पढ़ना सीखना, यही होता है। तो उसमें हर कुछ आ जाता है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप कुछ भी काम सीख रहे हैं। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा था? गद्यांश पढ़ा था। अब पढ़ते हैं गाइस पद्यांश। क्या पढ़ते हैं? पद्यांश मतलब कविता। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में 25 से 30 तक की कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन देने हैं, उसमें हमने 8 क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान रखना।
इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, हम आसानी से आंसर ढूंढ लेते हैं। ऐसे में हम कविता पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन का आंसर भूल जाते, पता ही नहीं चलता, अपने मन में ये बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन आया था, और उसको हम नोट भी कर लेते हैं या फिर नीचे वो कर लेते हैं, ठीक है ना, डैश कर लेते हैं। तो देखिए, हरा भरा जीवन का अर्थ है हर खुशियों में परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों में घिरा जीवन। अब कविता के अनुसार बताएंगे आंसर, हरे रंगों से भरा जीवन या फिर हरियाली युक्त जीवन। अब हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है, ये कविता में बताया गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन सी चीज बाहर लेकर जाती है? क्या गैस पेड़ पौधों की हवा बाहर ले जाती है, या नदियों को आवाज बाहर ले जाती है, या पहाड़ों की चोटियां बाहर ले जाती है, या समस्त उपादान बाहर ले जाती है? अभी तो हमें पता नहीं, ऑप्शन पढ़ेंगे अपन कविता। देखिए 27 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पेड़ पौधों डालियों को, वृंदा को, या फिर हरा भरा जीवन को, या प्राकृतिक सुंदरता को? किसको कहा है गाइस? कवि ने सृष्टि का उपहार, गिफ्ट क्या दिया है, जो प्रकृति देती है उसको हम उपहार बोलते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। हरा भरा जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, यह कवि संदेश देना चाहती है कवि इसके माध्यम से। चंदन के पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण ही जीवन का संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। तो गाइस कविता पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब से तुम हो और तुमसे है प्यारा संसार, व्यक्ति के पंक्ति में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि गाइस संसार में अस्तित्व व्यक्तियों का स्वतंत्र है, या फिर व्यक्ति और संसार दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, यह संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यह व्यक्ति का अस्तित्व संसार को स्वतंत्र है संसार से। तो इसका राइट आंसर अपन क्वेश्चन पढ़ें और पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि हमारा इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन होगा। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, अनुपम में ने अभिप्राय है गाइस, इससे क्या अभिप्राय है? हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, जिसकी उपमा ना दी जा सके, सुखद, आनंदमय या मनोहारी, ये अपना वो बताएगा पैरा। देखिए गाइस पैरा पढ़ते हैं अपन। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ पौधों से आती है बहार, ठीक है ना। बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम हो तुमसे जग है और है प्यारा संसार, मतलब एक दूसरे से मिलकर ही हमारा संसार का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, हरा भरा मतलब पेड़ पौधे, वृंद लताएं पेड़ पौधे डाली चारों ओर हो हरियाली, मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार। क्या है गई सृष्टि का उपहार बताया कवि ने? पेड़ पौधे हरे भरे हों, यही हमारी सृष्टि का उपहार हो और हम लोग स्वस्थ हों, है ना। और हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से है मिलता जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो गाइस हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, या हरियाली से युक्त जीवन। तो गाइस हरे भरे जीवन का अर्थ है कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो हमारा, है ना, सब कुछ हरियाली हो हमारे जीवन में, सब कुछ सही हो। देखिए हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, कौन सी चीज गाइस इसमें बाहर लेकर आती है? पेड़ पौधे, नदियाँ की आवाज, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्रकृति का उपादान। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा कि समस्त प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है वही हमारे जीवन में बाहर लेकर आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पौधों और डालियों को, वृंद लताओं को, हरा भरा जीवन को, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा लास्ट वाला डी नंबर, ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, इससे कवि क्या संदेश देना चाहता है?
कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। यह प्रकृति, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत आदि शामिल हैं। तो गाइस इसमें हमें संदेश क्या मिलता है कि हमें पर्यावरण सुरक्षित रखना चाहिए। इस वाली कविता में हमने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जग नहीं है गाइस, यहाँ जब नहीं है, जग है। देखिए जग से जीवन और तुमसे है यह प्यारा संसार। जग से तुम हो और तुमसे है प्यारा संसार। पंक्ति में माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है कि तो बिल्कुल नहीं। इसमें तो एक दूसरे से सहारे की बात की गई है, सब कोई अलग होने की बात थोड़ी ना की गई है। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये हमें सही लग रहा है। पर संसार चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और ऐसा मतलब सबकी आवश्यकता होती है, एक की नहीं होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बस अलग है, सब संसार से उससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र है, तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि व्यक्ति और संसार सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। किसी को गई जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको आपने गैस के बारे में तो पढ़ा ही होगा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और हम दे देते हैं, तो दोनों की ज़रूरत हुई ना पूरी। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ये वाला कविता का पद्यांश का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, अनुपम से अभिप्राय क्या है। इसकी गैस जिसकी उपमा ना की जा सके, या फिर जो आनंदमय, जो सुखद हो, आनंदमय हो, मनोहारी हो, क्या है गाइस इसका राइट आंसर। तो गाइस हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, इसकी गाइस उपमा नहीं की जा सकती है, ये अनुपम से अभिप्राय यही निकलता है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी बात है कि स्वस्थ हरा भरा हमारे जीवन में खुशियाँ हो, स्वस्थ हो हम, और हमारा संसार सब कुछ हरा भरा हो। देखिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। बीजगणित का अधिगम, बीजगणित का क्षेत्र का अधिगम क्या है। व्यष्टीकरण से संबंधित है, व्यतिकरण से, या फिर अमूर्तीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो बीजगणित होती क्या है गाइस, जिसमें ABCD लिख करके लिखा जाता है ना, 4 राशियाँ होती हैं। तो गाइस इसका संबंध है किससे है, व्यतिकरण से इसका संबंध है, ध्यान रखा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है गाइस। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, ध्यान रखना। तो गाइस और जी तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन गाइस 0 क्या होगा, पूर्ण संख्या है, ये यहाँ से शुरू होती है। 1 से प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या भी कहते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या है। और 3 क्या है गाइस, विषम संख्या है। गाइस अभाज्य संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है अभाज्य, वो है 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से आयतन की अवधारणा को सीखने का सही प्रदर्शन नहीं है। तो आयतन की अवधारणा हमें सीखना है, तो कौन सा उदाहरण सही रहेगा गाइस। तो देखिए क्या इसमें गेंद में आयतन होता है, या लोहे की पेटी, या फिर धागे का टुकड़ा, या पानी की टंकी। तो गैस इसमें हमने देखा पानी की टंकी तो सर्वोत्तम उदाहरण है। एक गैस लोहे की पेटी है, उसमें भी आयतन होता है, एक गेंद है उसमें भी होता है। लेकिन गैस धागे के टुकड़ा में आयतन नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है ना, वो गैस बिल्कुल पतला होता है। इसके बाद देखिए 34 क्वेश्चन, देखिए क्या है 34 में क्वेश्चन में, छोटे बच्चे में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किया जा सकता है। छोटे बच्चे में चित्र दिखा करके, संकेत बता करके, ठोस वस्तुओं को बता करके। तो इसमें आगे क्या आएगा, आप पहले नंबर क्या दिखाएंगे, आप चित्र दिखाएंगे, फिर संकेत उसके बताएंगे, ठोस वस्तुएं, या ऑप्शन नंबर बी आगे संकेत बताएंगे फिर चित्र बताएंगे, जिससे वो संकेत समझ जाएगा कि ठोस वस्तुएं बताएंगे आगे, या ऑप्शन नंबर सी ठोस वस्तुएं बताएंगे, फिर उसका चित्र बताएंगे, फिर उसका संकेत बताएंगे, या ठोस वस्तुएं बताएंगे, फिर उसका संकेत बताएंगे, या चित्र बताएंगे। आप ही सोचिए गाइस, हमारे मन में सबसे पहले जब बच्चा सीखता है तो आगे उसको तो सही प्रत्यक्षीकरण वाली चीज़ें दिखाएंगे ना, फिर उसका पेपर में चित्र बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए आगे कोई भी अपन ने पेड़ का आगे उसको चित्र दिखा दिया, ठीक है ना, दिखा दिया सामने, तो वो गाइस उसका प्रतिबिंब बन जाएगा उसके अंदर, और गाइस वो पेड़ को देख करके देख लेगा। अब कभी चित्र इसका देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये पेड़ का चित्र है।
तो आगे ठोस वस्तु दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, और फिर गाइस उसका यदि छोटा सा संकेत भी कुछ भी बना देते हैं आप इस प्रकार, ठीक है ना, तो गाइस वो समझ जाएगा उसका संकेत मात्र से कि हाँ ये पेड़ का चित्र होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर अपन 35 लगाते हैं। 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण क्या होगा। तो गाइस 30 मिनट में देखिए घंटे की सुई, यहाँ पे मिनट की सुई नहीं घूम रही है। 30 मिनट में मिनट की सुई यदि 1 मिनट में हम देखते हैं 6 डिग्री का कोण बनता है, ये मिनट की सुई घूमती है, तो 6 18 हो जाता है और 180 आंसर लगा देंगे बहुत लोग, लेकिन गाइस नहीं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गाइस यदि हम यहाँ पे वॉच बना लेते हैं, सोचिए यहाँ पे क्या है गाइस, 1 घंटे की सुई है, यहाँ 12 बजे हैं, ठीक है ना, क्या बजा है गाइस, 12 बजा है। और जैसे ये 12:30 बजते हैं, मतलब कि देखिए ये सीधे यहाँ पहुँच जाती है सुई, ठीक है ना, तो ये सुई भी मुड़ जाती है घंटे की आगे, यहाँ थी तो थोड़ी सी हिल मुड़ती है इतना, तो गाइस ये कितना हो जाता है। तो इसमें गाइस घंटे की सुई ने 180 नहीं बनाया है कोण, कितना बनाया है गाइस, 15 डिग्री का कोण बनाएगी ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक घन आयतन कितना है, 9 सेंटीमीटर, 6 लंबे सेंटीमीटर, लंबाई में 6 सेंटीमीटर, सॉरी, एक घन का आयतन कितना, लंबाई में 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का आयतन बराबर होगा घन की भुजा की लंबाई होगी। तो घनाभ के आयतन के अनुसार गाइस घन की भुजा निकालनी है हमें। तो गाइस ये रहा हमारा घनाभ, ठीक है ना, इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई इस प्रकार है, तो हम इसका आयतन निकालेंगे पहले और फिर क्या करेंगे, भुजा निकाल देंगे। तो गाइस जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैथ में कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। क्या 6 सेंटीमीटर होगी या 8 सेंटीमीटर होगी या 4 सेंटीमीटर या 5.6 सेंटीमीटर होगी, अभी सीखने का टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, इसकी भुजा क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसने गणित को बालकों में मन मस्तिष्क तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बनाया है। तो किस बताया है गाइस, तो मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत है गणित, किसने कहा है, आदत को बता, गैलीलियो ने, लॉक ने, स्टोन ने या फिर रॉजर बेकन ने। तो गाइस हमने इसकी परिभाषा याद की थी, किसने बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक। क्या हो जाएगा, लॉक ने मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बताया है। किसको गाइस बताया है कि गणित यदि हम सीखते हैं तो हम ज़्यादा तर्क करने लगते हैं, हमारी आदत बन जाती है, किसने कहा है, ये कहा था लॉक ने, किसने कहा था, लॉक ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं गाइस, क्या है यहाँ पे, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलाप का उपयोग किया जाता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, केवल संकलित मूल्यांकन के लिए, या रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए, या राष्ट्रीय और ओलंपियाड हेतु छात्रों का चयन करने के लिए। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गाइस रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो गाइस देखते हैं 39 क्वेश्चन। किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। क्या ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी या डी। तो गाइस आप ही करके देख लीजिए ना एक बार। देखिए पूर्णांक संख्या मतलब कि देखिए 2 का पूर्णांक यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो आया क्या, नहीं। इसके बाद 3 का करेंगे तो 3 तिरका 9 होता है, ना कि 2, कहीं नहीं आया ना। 4 का करेंगे 4 चौको 16 आता है, 2 नहीं आया। 5 का 5 25 आता है, 2 नहीं आया इसके इकाई के अंक में। इसके बाद 6 का करेंगे 6 छंग 36 होता है, यहाँ पे भी 2 नहीं आया। फिर 7 का करेंगे 7 सतैया 49 होता है, 9 आया, 2 नहीं आया। 8 अठैया 64 होता है तो 4 आया, 2 नहीं आया। 8 के बाद 9 नाम 81 होता है, तो गाइस क्या आया यहाँ पर, 1 आया। क्या आया, 1 आया, ना कि 2 आया। तो गाइस क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी 2 है जो कि गाइस कभी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर नहीं आती इकाई के अंक पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संख्याएं श्रृंखलाएं 5, 2,
संख्या श्रृंखला है गाइस, यहाँ पे आपको आगे लिखना पड़ेगा कि क्या संख्या गलत है। देखिए यहाँ 5, 2, 7 के बाद 19 आया, 36 के बाद 67 आया और 131 आ गया। इसमें गाइस गलत संख्या कहाँ पे भरी गई है आपको ये बता। तो गाइस यहाँ देखिए एक श्रृंखला चल रही है एक प्रकार से। देखिए 5 और 2 का अंतर हमें अगर निकालें तो कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 अंतर निकल के आ रहा है। ये अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 5 और 11 के बीच 4 का। तो देखिए 2, 2 दूनी 4, यहाँ गुणा हो रहा है ना, डबल, ठीक है ना उसका, और यही जुड़ जाएगा। देखिए अब यहाँ के बीच में कितना अंतर आ रहा है, तो 8 का। अब 8 का तो आना चाहिए, 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल कितना होता है 8। अब गई सब, अब यहाँ पे क्या आएगा अंतर, तो यहाँ पे अंतर गई 16 का आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ 16 नहीं है बल्कि यहाँ 35 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 36 है। तो यहीं पे गलत दिख रही है हमको, है ना, 36 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 35। तो यदि हम यहाँ पे 16 जोड़ते हैं तो 35 आता है क्योंकि, और फिर गई यहाँ पे 35, यहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा, और 35 में यदि हम क्या जोड़ेंगे गाइस, यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ गया। ये तो सही है, तो यही गलत दिख रहा है हमें। देखिए राइट आंसर क्या है इसका, 36 इज द राइट आंसर, मतलब कि यहाँ पे 36 नहीं आना चाहिए, यही क्या है गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम देख रहे थे 35 आना चाहिए, तो ये भी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि क्या देखिए 11 तो सही है, सही आया है, 19 भी सही आया है, 67 भी सही आया है, बल्कि ये गलत आया है। देखिए गणित करने की युक्ति के रूप में आप सवाल को हल करने में शामिल कर सकते हैं क्रियाकलाप आधारित उपागम को, अनुमान आधारित उपागम को, व्यापक व्यास आधारित उपागम को, या फिर हल पर पहुंचने वाले संकेतों का उपयोग करके। तो गाइस हम देखते हैं गणित के सवाल हल करना है तो हमें क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, शिक्षण पद्धतियों में त्रुटियां हैं, गणित अच्छे शिक्षण उपलब्ध नहीं है गणित के लिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, इसकी प्रकृति क्या है अमूर्त है। हम चीज़ों को गाइस तुरंत नहीं दिखा सकते, बल्कि उसको सोचा जा सकता है, इमेज बनाई जा सकती है अपने माइंड में। जैसे हम देखते हैं कि 2 पेड़ हुए, तो हम 2 पेड़ को दिखाने नहीं ले जाएंगे, 2 पेन हैं तो 2 पेन कितने हुए 4 हुए, तो इसकी गाइस इमेज नहीं बताई जाती, बल्कि इसको क्या किया जाता है अमूर्त विचारों पर आधारित है, इसीलिए गणित को क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है। देखिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो समांतर रेखाएं हम खींचेंगे तो समान अंतर होता है इनके बीच की दूरी में, ठीक है ना, वो हमेशा गाइस समान ही अंतर बनाए रहती है, तभी गाइस ये समांतर होंगी। तो घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट बढ़ जाती है, तो गाइस ये बराबर रहती है, ये कभी घट बढ़ नहीं जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 45 लगाते हैं, 4.2 सेंटीमीटर वाले वृत्त की व्यास की परिधि क्या होगी। तो गाइस व्यास की परिधि निकालना है अपन को, वृत्त की परिधि निकालना। देखिए कोई भी व्यास ए है यहाँ पर, इसकी गाइस क्या है गाइस, इसमें व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4.2 सेंटीमीटर है। हम इसका परिधि का सूत्र लगा देंगे, और गाइस परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर, देखिए क्या है 2 पाई आर है, ठीक है ना। तो बस इसका मान रख दीजिए, आर हमारे पास नहीं है तो आर को गैस ये व्यास का मान दिया है 4.12, तो गैस इसको हम त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि व्यास की आधी ही त्रिज्या होती है। तो कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2.1 आ जाएगा, बस मान रख दीजिए, 2 का 2 यहाँ यही वाला रख दिया हमने 2, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो गुणित हमने लिख दिया 22/7। अब गुणित क्या है गाइस, अब क्या लिखेंगे आर, त्रिज्या का मान लिखेंगे तो 2.1 है, ठीक है ना, 2.1 है। लेकिन गाइस हमें दशमलव में नहीं लिखना है, तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद कितनी अंक है, यहाँ पे 1 है, एक संख्या है, तो 1 0 नीचे रख देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 21/10 आ जाएगा। 1 0 रख दिया दशमलव के बाद यदि था तो,
और यदि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी तो 2 जीरो रखते। तो गाइस बस इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 क्या होता है 21, यहाँ आ गया 3, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है ना। तो कितना देखिए अब अपन क्या करेंगे, 22 से 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 21 के यहाँ ऊपर की संख्या है, ऊपर के ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे क्या बचा है, 5, यहाँ पे 7 तो बचा नहीं, 10 नहीं बचा, यहाँ बचा है 5, तो 66/5 लिखेंगे। ठीक है ना। अब 66/5 में गई 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5 होता है। अब यहाँ बचा 1 तो 16 हो गया। तो देखिए 5 तिहाई 15 बचा 1। अब गई भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 1 के बाद 0 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10। तो 13.2 सेंटीमीटर इसका परिधि निकल के आ गई हमारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 46 देखते हैं, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन द्वारा किया जा सकता है। क्षेत्रमिति हमें निकालना है, इकाई को योगात्मक आकलन किया जा सकता है पेपर और पेंसिल परीक्षा से, ICT परीक्षा गतिविधि करके, परियोजना गतिविधि करके, या फिर गणितीय प्रयोगशाला विधि करके। तो राइट आंसर हो जाएगा गणित की प्रयोगशाला विधि करके, क्योंकि हमें क्षेत्रमिति निकालना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेंसिल लेना पड़ेगा, कोण लेना पड़ेगा, ये सब है ना, ट्रायंगल वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। देखिए गाइस कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम क्या है। तो ज्यामिति पढ़ा रहे हैं तो प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग कर सकते हैं निर्देशन के लिए, समस्या समाधान विधि का उपयोग कर सकते हैं, व्याख्यान विधि पद्धति या भूमिका निर्वाह पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि का उपयोग करके हम ज्यामिति को गाइस परिचय करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे घनों का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है 27 और 64 के रेशियो से। इसका गाइस क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गाइस यदि इसका आयतन दिया हुआ हमें क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका गाइस क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा 3:16। ठीक है ना। तो 27 का 3 हो जाएगा क्षेत्रफल, और गाइस 64 का 16 क्षेत्रफल हो जाएगा। और यदि इसकी भुजा वगैरह होंगी तो देखिए घन की भुजा तो सब में एक समान होती हैं। ठीक है ना। तो 3 के समथिंग होंगी, 3 और 4 भुजाओं का रेशियो ये होता है, बल्कि गाइस इसका रेशियो क्षेत्रफल का पूछा गया है तो यह होगा। देखिए आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन, किसी वृत्त को 2 बिंदु पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा है। मतलब कोई भी गाइस वृत्त है, उसके 2 बिंदु में कोई भी बिंदु हो सकते हैं, उसको क्या कर रही है, परिच्छेद करने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। तो गाइस क्या उसको स्पर्शक कहते हैं, छेदक कहते हैं, खंड कहते हैं। तो गाइस उसको क्या कहेंगे, जो कि 2 बिंदुओं को स्पर्श कर रही है, मतलब कि गाइस कहीं पे भी। तो गाइस ये होती है हमारी जीवा, जो कहीं पे भी 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर सकती है वृत्त को। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जीवा हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो गाइस 250 रुपये का प्रत्येक पैकेट, 250 रुपये वाले 200 पैकेट, प्रत्येक 200 पैकेट। ठीक है ना। 250 रुपये के प्रत्येक कितने पैकेट हैं गाइस, 200 हैं। इसके बाद देखिए 250 रुपये में प्रत्येक वस्तु का 20 दर्जन है। 250 रुपये में कितनी है, 20 दर्जन है यहाँ पे। तो गाइस इसका लागत मूल्य किसका ज़्यादा है, हमें ये निकालना था। तो गाइस इसमें हम देखिए लागत मूल्य की गणना कैसे कर सकते हैं। इसमें गाइस कोई स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कितनी संख्या दी गई है। दोनों की गाइस दर्जन में नहीं, दर्जन तो हम निकाल सकते हैं बट कोई बात नहीं। लेकिन देखिए इसमें पैकेट में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, है ना। प्रत्येक वाले यहाँ पे गाइस प्रत्येक वाले 250 पैकेट हैं, पता नहीं कौन में चीज़ कितनी एक ही चीज़ है। और दर्जन में गाइस हम देखते हैं कि 12 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, एक दर्जन में। तो कितने हो गए 12 की यहाँ पे 24, 240 चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो गाइस चीज़ें तो हमने निकाली, लेकिन पैकेट की चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों बराबर हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, गणना नहीं की जा सकती, तो यही राइट होगा।
देखिए 51 क्वेश्चन क्या है, एल्गोरिथम बच्चों में विकसित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं करते हैं बच्चों में विकसित? एल्गोरिथम तो अच्छे होते हैं ना, इससे गई रटना समझ कर हम आंसर कर सकते हैं। क्या रटना विकसित नहीं करते? क्या सूत्र बनाना विकसित नहीं करते? या तर्क समझ विकसित नहीं कर सकते? कि ज्ञान विकसित नहीं करते? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नेगेटिव आंसर क्या है गाइस? तो रटना विकसित नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अमूर्तता, व्यष्टीकरण, व्यापीकरण किस प्रकार के विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अमूर्तता किस में की जाती है, आप ही बताइए। व्यापीकरण है ना, विस्तार से लिखे करें। व्यष्टीकरण तो गाइस क्या हिंदी में अमूर्त चीज़ों को ज़्यादा उदाहरण दिए जाते हैं, विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में कि गणित में? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, वो होगा गणित में। अमूर्तता ज़्यादा उसी में होती है। हमेशा गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास और अमूर्त चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं और बताते हैं और उससे गाइस आंसर सॉल्व करवाते हैं। देखिए 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 71,071 में 7 के अंकित मान का अंतर क्या है? तो गाइस देखिए यहाँ पे 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 किस अंक में है गाइस? 100 के अंक में है, तो 5 100 लिख देंगे अपन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अंकित मान, अंकित मान तो गाइस 7 का 7 ही होगा। तो गाइस इसमें क्या अंतर है? तो गाइस 7 अपन घटा देंगे तो इसका अंतर निकल आएगा। तो कितना निकल के आएगा गाइस? 493 इसका आंसर निकल आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक छात्र है गाइस, वो 320 रुपये कहने में 320 को कहने में क्या कहता है? 30,020 के रूप में लिखता है। मतलब कहता तो 320 है लेकिन लिखता उसको कैसा है? 30,020 लिखता है। तो गाइस उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है क्या? उसे जोड़ने की समझ नहीं है, उसे घटाने की समझ नहीं है, या उसे गुणा करने की समझ नहीं है? तो गाइस यहाँ पे कोई जोड़ घटाना तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली हमें स्थानीय मान दिखाई दे रहा है। वो गाइस 320 को 30,020 लिख रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण निगमन विधि नहीं है? तो गाइस हमें निगमन विधि नहीं है। निगमन में आपको पता है इसके कुछ पॉइंट। तो गाइस इसमें देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ये तो गाइस ये तो है। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। देखिए निगमन में नी आता है तो इसलिए आगे नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, और आगमन में गाइस उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। जस्ट अपोजिट होती है इसकी आगमन विधि, ठीक है ना। इसमें नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आगे छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं, फिर बड़ा चीज़ देखते हैं, बड़े नियम देखते हैं। और इसमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये गाइस इसके यहाँ पे अज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं बल्कि ज्ञान से जो अज्ञात चीज़ें हैं उनको निकालते हैं, ठीक है ना। आगे हमको नियम पता है जब, तो वो ज्ञात चीज़ें हैं तो उससे हम क्या अज्ञात चीज़ें निकालेंगे, ऐसा होता है आगमन विधि में। लेकिन इसका ये गाइस रॉन्ग हो जाएगा। क्या नहीं है ये? अज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं जाते बल्कि ज्ञान से अज्ञान की ओर जाते हैं। अज्ञात चीज़ों से ज्ञान वाली चीज़ें सीखते हैं हम। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी? उसमें लड़के लड़कियों की संख्या 360 है, ठीक है ना। 360 विद्यार्थी है। इनमें से 2/3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं गाइस? तो अब लड़कियों की संख्या ये तो टोटल है। लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 360 2/3 हैं तो 2/3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2/3 कर देंगे। और गाइस शेष लड़कों की संख्या है, तो अभी लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं और फिर शेष लड़कों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, और यहाँ पे गाइस 2 है तो 2 का गाइस गुणा कर देंगे इसमें 120 में, तो कितना आ जाएगा? देखिए 12 दूनी 24 मतलब 40, 0 का 0, 240 लड़कियां हैं। क्या है गाइस? यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी? 240। अब गाइस लड़कों की संख्या कितनी बची? तो गाइस इसमें से घटा देंगे 240 तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। देखिए 0 का 0, 2 बचा, और गाइस यहाँ पे 3 में से 2 चला गया, 1 बचा। तो लड़के कितने निकल के आ गए गाइस? तो लड़के निकल के आए हैं 120। कितना? 120 लड़के निकल के आ गए। अब गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो और शेष लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या, गाइस लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। अब लड़कों की जितनी भी संख्या उसमें 3/4 खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या निकालना है। तो गाइस वो निकालना है जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस अब खिलाड़ी तो निकाल लें, तब तो बताएंगे कि बिना खिलाड़ी के है। तो गाइस इसमें खिलाड़ियों की संख्या 3/4 दी है, तो 3/4 कर दिया हमने, ठीक है ना। 3/4, तो ये क्या निकल आएगी, खिलाड़ियों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए 4 का भाग देंगे 120 में, तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 आ गया और 30 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 0 का 0 वैसे ही रखा। और गाइस यहाँ पे क्या था, 3 था, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 90 हो गया, ठीक है ना। तो हमें ये तो खिलाड़ियों की संख्या निकली है। अब हमें निकालना क्या था कि खिलाड़ियों की संख्या नहीं है। तो 120 देखिए लड़के टोटल थे, तो गाइस इनमें से खिलाड़ियों की संख्या 90 है। तो बिना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो घटा देंगे इनमें से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 90 में से 120 चले जाएंगे तो कितना निकल के आएगा गाइस, 30 निकल के आएगा। कितना, 30। तो 30 खिलाड़ी इनमें से नहीं है लड़कों में। देखिए क्वेश्चन 57 देखते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, व्यष्टीकरण से मूर्त से अमूर्त की ओर, व्यापीकरण से विस्तार पूर्वक लिखने से, या व्यापी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यदि हमें गोलाई की अवधारणा दिखाना है तो हमें गोला चीज़ें आगे दिखानी पड़ेगी, तो आगे मूर्त चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। कैसी, गोला मतलब सीधे चीज़ें दिखाना, मतलब कि मूर्त जो चीज़ें हकीकत में है वो दिखाना। फिर गाइस गोले का हम चित्र बना देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि गोला इस प्रकार होता है। तो आगे हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। इसके बाद देखिए 58 देखते हैं। क्या है गाइस 58, बीजगणित का अधिगम है। बीजगणित कैसा अधिगम है, व्यष्टीकरण वाला, व्यतिकरण या अमूर्तकरण वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बीजगणित जो है तो वो अमूर्तकरण नहीं होगा, कोई भी इसमें चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं क्योंकि। तो गाइस ये व्यष्टीकरण भी नहीं है, व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के में कितना अंतर होगा। तो गाइस हम आगे इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो गाइस 5 9 लिख दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं 9 वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। और गाइस हम जोड़ देंगे इसको तो फिर वो 6 अंकों की बन जाएगी। तो इससे सबसे बड़ी क्या कहलाई, 99,999। ये क्या है गाइस, सबसे बड़ी अंक है। अब इसको 1 जोड़ देंगे तो 6 अंकों की हो जाएगी। तो गाइस 6 अंकों की हमें लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी 6 अंकों की क्या हो जाएगी, 1 ही आएगी। और क्या 6 अंक चाहिए तो 0 0 0 कर देंगे हम, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या की एक ही होती है, बाकी 0 होती है। बट देखिए इसमें, तो इसके बाद अब इसका अंतर निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे 1 ही तो हमने जोड़ा है, तो क्या आ गया, ये वाली संख्या आ गई 6 अंकों की। तो गाइस इसका अंतर क्या आया, 1 आया। क्या आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। 9 नहीं आएगा, ना भी 90,000 आएगा, ना 1 कुछ आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 60 देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, यदि n गाइस एक क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और तो गाइस इनमें से न्यूनतम संख्या क्या होगी, क्या 0 होगी, -9 होगी, 9 होगी, n होगी, या 2n होगी, या n2 होगी, n2 होगी। तो गाइस एक n क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2n होगी, ठीक है ना, न्यूनतम संख्या होगी। बाकी तो ये ऋणात्मक है, 0 तो कोई संख्या में, मतलब कि संख्या तो है, पूर्ण संख्या में आ जाता है 0, है ना। और गाइस तो ये संख्या पूछा है न्यूनतम संख्या, तो 2n होगी। तो गाइस देखिए, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो गाइस अध्यापक क्या कहेगा, क्या प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल। तो गाइस अध्यापक को यही मान के रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो सब कोई भी मतलब वो नहीं होता है, सबके पास बराबर क्षमताएं, मतलब वातावरण है, सब कुछ जब हम बराबर दे रहे हैं तो क्यों नहीं सीख सकते हैं। बट गाइस कुछ हाँ होती हैं ऐसी बातें कि मतलब कि हर बच्चा की किसी की पारिवेशिक वातावरण होता है, किसी का गाइस वंशानुगत वातावरण होता है, किसी की किसी में रुचि होती है। पर अध्यापक को ये जरूर मानना चाहिए कि यदि सिखाया जाए, उसका सही माहौल दिया जाए तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है।
देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, वह अपने विषय का गहन ज्ञान हो उसको, वह गाइस अत्यधिक संवेदनशील हो, वह अनुशासन पसंद करता हो। तो गाइस ये सब तो सही है, पसंद करता है, लेकिन संवेगात्मक रूप से भी संतुलित होना चाहिए। लेकिन सबसे जो सटीक आंसर बनता है हमारा, वो बनता है गाइस उसे अपने विषय का तो पूरा ज्ञान होना ही, विषय का ज्ञान होना चाहिए, है ना, जितनी ज़रूरत है उसको अपने विषय का गहन ज्ञान हो, गहराई से। देखिए 64 देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सीखना, बुद्धि का विकास करना। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है गाइस? बच्चे का एक प्रकार से सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि हम देखते हैं शिक्षा में गाइस सब कुछ सिखाया जाता है ना। तो बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो सके। देखिए क्वेश्चन देखते हैं 65, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत हो तब करेगा, या जब विद्यार्थी फुर्सत हो तब करे उसे, या कुछ समय के पश्चात करे, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जब हम जिज्ञासु होते हैं कोई चीज़ को जानने के लिए, तुरंत हमें जानकारी मिल जाती है तो वो सही होता है, क्योंकि हम देखते हैं फिर हम उससे वो चीज़ें हम बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। गाइस जब जिज्ञासा ही ना हो, ख़त्म हो जाए, आप इतनी लेट बताओ, तो गाइस फिर क्या होगा, वो चीज़ें सुनेगा और भूल जाएगा बच्चा। तो गाइस तत्काल हमें जिज्ञासा शांत करनी चाहिए बच्चे की। देखिए क्वेश्चन 66 देखते हैं, पुरस्कार और दंड है, एक सकारात्मक प्रेरक है क्या? स्वाभाविक प्रेरक है गाइस, स्वभाव से ऑटोमेटिक हो जाता है क्या? जैसे भूख लगती है, बिल्कुल नहीं। कृत्रिम प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है? इसे गाइस अर्जित किया जाता है। तो गाइस पुरस्कार और दंड एक सकारात्मक प्रेरक है, क्योंकि इससे बच्चे को दिशा मिलती है ना, कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सकारात्मक प्रेरक। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को अंग्रेजी से बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करेंगे? तो बाध्य तो बिल्कुल गलत हो जाता है, बाध्य हम नहीं करेंगे। आप बच्चे में मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? ये भी गलत है गाइस, मातृभाषा से अपने भाव प्रकट करना ही चाहिए, तभी हम कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। मातृभाषा को कभी रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने में प्राप्त करेंगे। मतलब गाइस कोई भी चीज़ जब उसे मातृभाषा में पता है तभी ना हम बताएंगे। जब उसको पता है गाइस कि ये ट्री है, तो हम इसको ये पता होगा कि ट्री किसको कह रही हैं मैम। तो यदि वो हम दिखा देंगे कि पेड़ को हम ट्री बोल रहे हैं, तो गाइस मातृभाषा में आगे सहायता से हम अंग्रेजी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 68 क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सीखने के लिए अच्छे सुलभकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका है ना, यह बच्चे को गणित विज्ञान और भाषा सीखने के लिए है भूमिका होती है गाइस, या फिर गाइस बच्चों की मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए, बच्चों को सब कुछ पढ़ाने के लिए। तो गाइस ये एक प्रकार से आधुनिक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक सुलभ क्या होती है, सुलभ कर्ता के रूप में होती है। हम उससे कहीं सब कुछ पूछ सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, हम सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो ये सुलभ कर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए 69 क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, क्या देता है गाइस? प्रतियोगिता की भावना बढ़ाता है? नहीं गाइस, सहयोग की भावना बढ़ाना चाहिए। प्रतिद्वंदिता की भावना, प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता तो एक ही है ना। तो गाइस या फिर तटस्थता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे गाइस बहुत सारे क्राइम वगैरह जो लोग ना गाइस शिक्षा नहीं सुधारते हैं, हमारे देश में शिक्षा सुधारनी चाहिए। तो गाइस इससे बहुत सारे क्राइम हैं, और चोर और पुलिस की पुलिस में ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब गाइस लोग क्राइम करेंगे नहीं, पर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा व्यवहार सिखाया जाएगा, तो उसका तो ऑटोमेटिकली एक इंसान सभ्य बन जाएगा। तो वैसी परेशानी आएगी नहीं, ना ही पुलिस को ना ही लोगों को। जबकि पुलिस को बढ़ा रहे हैं आप, और स्कूलों में यदि आप अच्छी व्यवहार नहीं सिखा पा रहे हैं, तो गाइस इससे क्या होगा? आप पुलिस तो हमारे गांव में कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन क्राइम करने वाले
गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। देखिए गाइस 70 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, यह गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, घर में परीक्षा ली जानी चाहिए, या लिखित और मौखिक परीक्षा होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन हमेशा सतत और व्यापक होना चाहिए। क्यों गाइस? क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चे का मूल्यांकन हमेशा लगातार होना चाहिए और व्यापक स्तर पर, मतलब सब कुछ चीज़ों से पूछना चाहिए, जिससे यदि कोई भी प्रॉब्लम रहती है, बच्चे को कहीं नहीं सीख पा रहा है, तो हम उसमें सुधार तो कर सकते हैं। और हमने इकट्ठा एक दिन मूल्यांकन लिया गए साल भर में, तो फिर क्या होगा आप ही बताइए। तो गाइस हम उसमें सुधार करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, दूसरी साल सुधार करेंगे बेचारे का यदि फेल हो गया तो, है ना। तो इसलिए सतत और व्यापक लेना चाहिए, जिससे हम समय के अनुसार उसको गलतियों को सुधार सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा की ज्ञात होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? विषय अध्ययन का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइस इसका बाल मनोविज्ञान और अपने विषय का, दोनों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। गाइस जब तक हम ऐसी हमें ज्ञान है अपने विषय का, और हम गाइस वहाँ पे भाषण थोड़ी ना देना है, हमको बच्चों को सिखाना है। तो बच्चा किस लेवल का है, हमें क्या सिखाना है, किस लेवल तक सीख सकता है, तो हम उसका मनोविज्ञान पता होगा तभी ना हम कोई बच्चे को हम गाइस इसको सिखा पाएंगे। आप ही बताइए। वरना यदि हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, विषय वस्तु का ज्ञान है, तो हम उसको अच्छी तरीके से परिस्थितियां नहीं दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 72 देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कथन सत्य है। तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा। तो गाइस बताइए आप, मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, या गाइस विद्यालय आने से पहले बच्चे में पूर्व को ज्ञान नहीं होता है? क्या अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें गाइस पढ़ाया जाता है। तो गाइस बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। गाइस वो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आप ही बताइए, जब वो पढ़ने नहीं आते हैं तो मम्मी से हजारों बार क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो स्वयं सृजन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, परामर्श के उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चों में कमियों का निवारण करना, बच्चों को समायोजन की सहायता प्राप्त करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। देखिए जब हम बच्चों को परामर्श तभी देंगे जब बच्चों को समझेंगे उसको, है ना, उसको कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ गलती कर रहा है, तो उसके बारे में सही सजेशन देंगे। बच्चों की कमियों को कारण का पता लगाएंगे कि इसकी कमी आखिर है कहाँ और क्यों है ये कमी, इसने गलती क्या की है। तो ये भी उद्देश्य होता है। और गाइस उसमें समायोजन के लिए सहायता करेंगे, जहाँ गलती होगी उसकी मिस्टेक को सुधरवाने के लिए उसे परामर्श देंगे जिससे वो समायोजन कर सके। तो राइट सभी। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। तो गाइस कौन सा व्यवहार है वो? तो गाइस देखिए, क्या बाल अपराध करना भावनात्मक बाधा नहीं है? तो गाइस है। देखिए कमजोर को डराना, ये भी गाइस गलत कार्य है, वो भावनात्मक रूप से एक बाधा है, ठीक है ना, दूसरों को पहुंचा रहे हैं। इस भगोड़ापन, इसमें कोई हमें भावनात्मक बाधा नहीं लग रही है। इसमें भगोड़ापन तो गाइस स्कूल से भाग जाना, मतलब कि कोई ना कोई कारण होगा उसका तो भाग जाता है। स्वलीनता ये भी भावनात्मक बाधा के रूप में प्रदर्शित करता है, लेकिन गाइस भगोड़ापन कोई भावनात्मक बाधा नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो गाइस निःशक्त हैं वो गाइस अपंग वगैरह हैं, ठीक है ना। तो गाइस उसकी शिक्षा समावेशी शिक्षा द्वारा किया जाता है, मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा। मतलब कि गाइस उसकी वहीं पे व्यवस्था करवा दो और सभी बच्चों के साथ में यदि रहेगा, उसका अच्छा वातावरण मिलेगा तो वही सीखेगा, उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। और गाइस अलग से स्कूल में भेजोगे तो उसको लगेगा नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मैं कर नहीं सकता, इसलिए दूसरे स्कूल में आया हूँ। तो इसलिए समावेशी शिक्षा द्वारा की जानी चाहिए, उसमें कोई मतभेद व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 76
6 देखते हैं। कमजोर बालक से तात्पर्य है, जिसको हम बोल देते हैं कि कमजोर है बालक। तो गाइस इसका तात्पर्य क्या निकलता है? तो ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी गाइस वार्षिक आय कम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कमजोर बालक वही हो जिसकी अभिभावकों की कम आय हो। ऐसी अभिभावक के बालक को कहा जाता है कमजोर बालक, जो कि अभिभावक के बालक से जो ऐसे अभिभावकों के बालक जो कि वंचित वर्ग में आते हैं। वंचित वर्ग मतलब जैसे आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित एसटी एससी में आते हैं जो है ना। तो ऐसी भी बात नहीं है, उनको हम पिछड़ा वर्ग, उसको हम कमजोर बालक भी नहीं बोल सकते गाइस। देखिए इसका जरूरी नहीं है कि वो कमजोर ही हो, यदि उसको अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अच्छा हो सकता है। ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको कमजोर बालक कहते हैं। ऐसा भी हमें नहीं लग रहा है। तो गाइस देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कमजोर बालक से तात्पर्य, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ऑप्शन नंबर डी और पढ़ लेते हैं, फिर इनमें छांटने की कोशिश कर देंगे, कोई ना कोई तो आंसर होगा। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की नीचे की सीमा में आते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर आ जाएगा ऐसे बालक जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, उन्हें कमजोर बालक कहा जाता है, ठीक है ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं वाला देखना है, सही है वो नहीं देखना। तो गाइस क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ये तो सही है। तो नहीं क्या है? यह विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रिया का गाइस अनुसंधान करना, सोचना, है ना, कि कैसे करेंगे, तो ये तो गाइस सभी किया जाता है, इसके लिए भी किया जाएगा। इसके बाद उसके बारे में सोचना कि हम कैसे काम करें जिससे सही सफलता मिले, तो ये किया जाएगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाएगा। यदि हमें बड़ा निर्णय लेना है तो हमें क्रिया कैसी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, संकलन करना पड़ेगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं को समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता किया जाता है। तो गाइस ये रॉन्ग है, क्योंकि हम देखते हैं डेली की चीज़ों के लिए हम जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कोई क्रियात्मक अनुसंधान की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कैसे करें, कैसे सीखें, कोई योजना बनाएं, सूचना इकट्ठी करें, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है गाइस? परीक्षाओं में बच्चे की यदि हम परीक्षा लेना चाहते हैं मतलब तो उसको परीक्षा के बहुत दबाव रहता है उस टाइम कि हमारे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, हम कैसे बनेगा पेपर। तो इस दबाव को कम करने के लिए और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो गाइस कम अवधि में परीक्षाओं की ओर अंतरण करना, यह विद्यालय अवधि के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराना, यह वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा लेते रहना, यह विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों का स्थापना करना, ये तो नहीं होगा। तो गाइस इसमें दबाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं को लेते रहते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गाइस मूल्यांकन का उद्देश्य धीमी गति से सीखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों के लेवल के रूप में करना, मतलब उनमें अंतर करना। तो ऐसा कोई उद्देश्य हमें नहीं लग रहा। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, तो वो तो गाइस निदानात्मक मूल्यांकन होता है। और गाइस अधिगम कठिनाइयों की समस्या का पता लगाना, तो गाइस ये निदानात्मक होता है और ये उपचारात्मक होता है, ठीक है ना, कि अधिगम में कौन कौन सी समस्या आ रही हैं, किस बालक को क्या कठिनाई है, तो ये का पता करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? देखिए उत्पादक जीवन जीने के लिए, जो गाइस जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, किस सीमा तक तैयार कर पाई है। तो ये मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि किस सीमा तक हम बच्चे को तैयार कर पाए हैं जीवन जीने के लिए, है ना, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तैयार कर पाई है और पुष्टि और पोषण प्रदान करना, इसका यही गाइस राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से क्या बेहतर है? वीडियो के अनुरूप पढ़ाना, रूपण करना, प्रदर्शन करके दिखाकर, स्वयं के द्वारा, अनुभव द्वारा,
उपरोक्त सभी, तो गई सभी हो जाएगा क्योंकि हम देखते हैं उनके लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वीडियो के द्वारा भी पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। उन्हें दिखाकर करना सके कर पढ़ाना चाहिए। जैसे आम बता रहे हैं तो गई उन्हें आम का पता भी नहीं होता, बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं, पहाड़े में बनी होती है, तो उन्हें दिखाकर करवाना चाहिए। आगे गई हो सके तो हकीकत में आम या कुछ भी चीज़ ला करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा प्रत्यक्ष प्रदर्शन के द्वारा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं का जो अनुभव है कि हम कैसे सिखाएंगे वो भी अपना लगा देना, तो ये सभी आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यकाल को, उत्तर बाल्यकाल को, शैशवावस्था को, उपरोक्त सभी को। तो गई इसमें हम देख रहे हैं उत्तर बाल्यकाल मतलब कि गई 6 से लेकर 12 तक का आएगा। ये तो ये गई बाल्यकाल का टाइम होता है, तो लास्ट वाला होता है उत्तर बाल्यकाल। और पूर्व बाल्यकाल, बाल्यकाल से पूर्व, तो यही गई एज होती है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यकाल की विशेषता नहीं है? तो गैस दल में रहना ये पूर्व बाल्यकाल की विशेषता है क्या? पूर्व बाल्यकाल क्या होता है गैस? जिसकी देखिए 6 से लेकर के 12 तक की स्टेज होती है बाल्यावस्था, ठीक है ना। इसके पहले की आयु क्या होगी? पूर्व बाल्यावस्था। तो गैस जो बच्चा ग्रुप में रहना सीखता है तो वो इस काल में सीखता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। लेकिन प्रश्न करने की अवस्था, ये तो गई सही है, प्रश्न करने की आवश्यकता होती है। तो गई ये तो विशेषता है, इसमें पूछा है कि नहीं है। या अनुकरण करने की विशेषता, बच्चा अनुकरण से सीखता है और छोटे में तो हर बात का अनुकरण करता है, हर चीज़ का। खेलने की अवस्था, तो इसको हम खेलने की अवस्था, तो हाँ इसमें खेलता रहता है बच्चा, ठीक है ना। तो गई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्व बाल्यकाल की अवस्था क्या नहीं है? दल में और समूह में रहना, ये तो रहता है बाल्यकाल में, पूर्व बाल्यकाल में नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला देखना है, ध्यान रखना। विकास के संदर्भ में, तो गई विकास के संबंध, विकास प्रत्येक अवस्था में अपने आप होता है, अपने खतरे होता है। विकास को बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है। विकास में प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, ये तो कहीं सही है कि अपनी व्यवस्था होती है, इसमें नहीं देखना है। विकास में सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, बिल्कुल गई इस विकास को सांस्कृतिक परिवर्तन जरूर प्रभावित करते हैं। तो इसमें रॉन्ग आंसर क्या है? तो गाइस विकास बढ़ावा देने से होता है, ध्यान रखना। यदि हम किसी चीज़ को कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है और हम बढ़ावा दे देते हैं, तो गाइस यदि वो पढ़ना चाहता है थोड़ी बहुत, हम सही बोल देते हैं, एडवाइस दे देते हैं कि हाँ पढ़ना आपके लिए बहुत सही है तो आप पढ़िए, तो बढ़ावा देने से वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा ना। तो इसमें लिखा है सत्य नहीं है विकास, तो गाइस ये सत्य नहीं है, इसमें लिखा है नहीं होता, जबकि होता है ऐसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो गैस इसमें देख रहे हैं हम अनुभव के आधार पर हमें सीखने का क्षेत्र है। भावना के आधार पर तो नहीं सीख सकते कि हमारी भावना कह रही है कि हमको नहीं, हमें कुछ भी काम नहीं करना है ना। या आध्यात्मिक या व्यावसायिक रूप से नहीं, बल्कि हम अनुभव के आधार पर कोई भी चीज़ को सीखते हैं। ये नहीं कि हमने 2 रुपए की चीज़ ली और 2 रुपए आपसे तो आप 2 रुपए देंगे और आप सामान हमको देंगे, तो ये व्यवसाय नहीं है यहाँ पे कोई, है ना। इसके बाद देखिए 85 क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर में क्या है? प्राय विद्यार्थी त्रुटियां फिल इन द ब्लैंक की ओर करते हैं। तो कैसे वो त्रुटियां कब करते हैं? जब भी सीखते हैं, तो ये तो सही है, पर सीखने में त्रुटियां होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। जब वो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्या उन्हें सीखने की अनुपस्थिति में करते हैं। जब बच्चा कुछ सीखा नहीं रहता है तो त्रुटियां तो ज़्यादा करेगा, है ना। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर त्रुटियां करता है बच्चा, तो गई जब वो सीखा नहीं रहता कुछ तब करता है ज़्यादातर गलतियाँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसमें केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश दिए जाते हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, तो कहीं ऐसा नहीं है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप हाँ केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होती है, बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित होती है ना। और क्या है? बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं हैं,
समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था है, तो गाइस ये तो नहीं होगा कि समय सारणी पर बैठिए, है ना, क्योंकि समय सारणी पर यदि हम बिल्कुल बैठते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, यह मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है। बच्चे को इस प्रगतिशील शिक्षा में स्वतंत्र होना चाहिए, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होती है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें समय सारणी पर बैठने की नहीं, बल्कि बार बार परीक्षा इसमें ली जाती है कि बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हमको क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उपचार, क्या निदान कर सकते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो विद्यालय में आकलन किया जाता है गाइस, तो गाइस इस सिद्धांत पर आधारित है विद्यालय आधारित आकलन। तो गाइस क्या यह है, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जानना लिखना यहाँ मानते हैं नहीं, है ना, जानते हैं। तो गाइस इस पर आधारित है क्या, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी बच्चा गाइस कोई दूसरा इंसान पूछता है कोई भी बात, तो वो नहीं दे पाता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, है ना। और गाइस और कोई हम जो डेली इंसान क्वेश्चन पूछा रहता है, जिससे घुला मिला रहता है, ये तो उससे यदि बनता है तो वो बता देता है। तो ये विद्यालय आधारित आकलन हुआ। इसके बाद किसी भी कीमत पर विद्यार्थी अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, इसलिए गाइस विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए विद्यालय आधारित आकलन नहीं किया जाता है ना। विद्यालय बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा ज़्यादा गाइस सक्षम है। विद्यालय आधारित आकलन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आकलन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। ये गाइस शिक्षक आधारित मतलब विद्यालय आधारित आकलन का सिद्धांत पर आधारित है क्या, इसीलिए विद्यालय में आकलन करवाया जाता है? बिल्कुल नहीं। यह गाइस बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए गाइस विद्यालय में आकलन करवाया जाना चाहिए। विद्यालय की परीक्षा विद्यालय में होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो गाइस सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है शिक्षा के संबंध में? अपने सामाजिक मानदंड बनाना गाइस, अपने अलग से समाज के लिए मानदंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपने मन में बना सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन गाइस सभी के लिए सामाजिक मानदंड, वो समाज तो हो सकता है अच्छा हो ना, तो मानदंड बनाना इसका शिक्षा का यह संदर्भ में तो नहीं होता ना। यह समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये समाजीकरण से तात्पर्य है? बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए, लेकिन समाजीकरण, घुलना मिलना समाज में, इससे क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बिठाना ही क्या है, समाजीकरण है। कि हम समाज में रह रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा आप लड़ते रहें वहाँ पे, या हमेशा गाइस आप क्या हो उसके खिलाफ हो, या बिल्कुल कभी खिलाफ ही ना हो। तो गाइस उसमें अनुकूलन बिठाना, जिससे कि हम समाजीकरण का वहाँ पे अच्छे से रह पाएँ, है ना। और उसमें अनुकूलन, ये नहीं कि हम समाज में गए और हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है। और तो यही होता है समाजीकरण का तात्पर्य। सामाजिक मानदंडों सदैव अनुपालन करना, ये भी सही नहीं रहेगा समाजीकरण में, बल्कि क्या सही रहेगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन बिठाना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों में सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य पर महत्वपूर्ण देते हैं? तो गाइस वाइगोत्स्की, एक बात ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिकरण का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, भाषा का। तो गाइस आनुवांशिक सिद्धांत पर आधारित है, बल देते हैं। नैतिक पर, शारीरिक पर या सामाजिक पर? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सामाजिक पर, महत्वपूर्ण बल देते हैं। इसके बाद देखिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। जब गाइस एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब कोई बच्चा शुरू बार आता है तो क्या करना चाहिए? तो गाइस बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना, हमको तो सबको पढ़ाना है। और गाइस सबके साथ में सामंजस्य करके यदि कोई बच्चे में कोई कमी भी है तो उसको दूर हो जाती है, वरना दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ पे हीन हो जाता है बच्चा और अपने आप को कम से और समझने लगता है। तो गाइस उसे अपने विद्यालय से अलग रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता और के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो गाइस इसमें यदि हमें उसमें सामंजस्य बिठाना है, हो सकता है कोई उसे बैठते ना बनता हो, यदि उसे टेबल कुर्सी की ज़रूरत हो तो वो आप सुटेबल करवा सकते हैं, है ना। लेकिन तो गाइस माता पिता से क्या चर्चा करके, है ना, उसमें सामंजस्य करके कि ऐसे क्या किया जाए इसके साथ में, तो वैसा करके जिससे उसे मतभेद ना हो, हीन भावना ना हो। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
सर उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। यार समावेशित करना चाहिए। देखिए गाइस, तंबाकू की आदत कैसी होती है? कोकेन, कैफीन, निकोटिन या फिर हिस्टामिन। क्या कहते हैं? निकोटिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इस आदत को? निकोटिन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत सरकारी शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? जिला उद्योग केंद्र। तो गाइस क्या आएगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा रोजगारों को मुहैया करवाएगा, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा, दोनों में, शहरी तथा ग्रामीण में, ठीक है ना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना द्वारा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री रोजगार द्वारा। अब गाइस ग्रामीण लगाएंगे तो गांव बस के लिए हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण और शहर दोनों में रोजगार उत्पन्न करवाता है, मुहैया करवाता है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा। देखिए त्योहारों से क्वेश्चन है। क्या है गाइस कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की तीज को, श्रावण शुक्ल की तीज को, तो भाद्रपद की तीज कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, या चैत्र पक्ष की शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। तो गाइस गणगौर का त्योहार है जो सावन में शुक्ल तीज को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, जयसिंह ने। तो महाराणा सांगा ने बनाया था महाराणा कुंभा ने बनाया था क्या? विजय स्तंभ। क्या गाइस? विजय स्तंभ। देखिए 95 देखते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? SMS, ये तो अपन मोबाइल से भेज देते हैं। फैक्स बोला जाता है कि ईमेल की टेलीग्राम। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो फैक्स बोला जाता है। देखिए मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो गाइस जहाँ पे रासायनिक प्रयोगशाला होती है, शुद्धिकरण निष्कर्ष निकाला जाता है, तो अमाशय को, यकृत को, आंत को, वृक्क को। तो नहीं गाइस, इसको वृक्क को कहा जाता है रासायनिक प्रयोगशाला। क्यों गाइस? यहाँ पे क्षमता है अपना रक्त, ठीक है ना, निष्कर्ष निकाला जाता है, तो प्रयोगशाला हुई कि नहीं हुई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? पदार्थ किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो गाइस अणुओं के मध्य मतलब छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनके मध्य की दूरी किस अवस्था में गाइस सबसे कम होती है? तो ठोस में, द्रव्य में, गैस में, प्लाज्मा में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ठोस में, क्योंकि ठोस जो होता है, जैसे पत्थर ले लीजिए, उसमें पास पास में, तरल में क्या है, बहती हैं, दूर दूर होने के कारण वो बहने लगती हैं। तो गैस में भी दूर रहेंगी, प्लाज्मा में भी, लेकिन गैस ठोस में पास में रहती हैं। प्लाज्मा भी गैस एक पानी की अवस्था है, जैसे द्रव है, ठोस है, गैस है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस का वेग अधिकतम होता है? हवा का होता है, या गैस जलधारा का होता है? सबसे ज़्यादा गैस जल्दी गति से चलता है, एक निश्चित गति में चलता है, जलधारा, ध्वनि या प्रकाश। तो आप बताइए, हवा का तो होता ही है, पर जलधारा का क्या ध्वनि का? तो ध्वनि का तो गैस हवा से भी ज़्यादा मतलब ध्वनि हवा से ही चलती है मतलब। तो गैस प्रकाश का सर्वाधिकतम वेग होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रकाश ज़्यादा जल्दी चला जाता है, हवा से भी ज़्यादा जल्दी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को, या फिर नाभिकीय ऊर्जा को, या प्रकाशीय, या चुंबकीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय ऊर्जा को ही क्या किया जाता है? सौर सेल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाए। सौर मतलब गई सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को। इसके बाद देखिए 100वां क्वेश्चन क्या है, आ गए हैं अपन 100 क्वेश्चन में। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है?
तो गाइस देखिए ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो 21% या 20% के लग समथिंग पे पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। हाइड्रोजन 0.05% पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। सोचिए सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है, तो गैस नाइट्रोजन है, आप ध्यान रखना। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, 101 क्वेश्चन, विश्व में गैस जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है? विश्व में जनसंख्या का प्रमुख कारण नगरीकरण है क्या? नगरीकरण होता है जनसंख्या बढ़ने के कारण। औद्योगिकीकरण होता है। विश्व में तापमान में वृद्धि हो रही है कि अम्ल वर्षा हो रही है? तो गैस जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, तो उनका नगरीकरण हो रहा है, लोग जाकर के बस रहे हैं ना। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो गांव में उनका गुजारा नहीं हो रहा है, और गुजारा नहीं हो रहा तो वो कहाँ जा रहे हैं, शहरों में, नगरों में जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीकरण। इसके बाद ये ना होता गैस तो औद्योगिकीकरण, फिर ये ना होता तो अम्ल वर्षा, लेकिन नगरीकरण सर्वोत्तम इसका आंसर है। इसके बाद देखिए जाएगा 101 में, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पिलानी में, जयपुर में, जयपुर मतलब राजस्थान में, कि आगरा में, कि दिल्ली में? तो गैस बायोगैस संयंत्र पिलानी में कहाँ किया गया था? पिलानी में बनाया गया था, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 103 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ मतलब हरे भरे रहते हैं, ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है, तापमान होता है, वहाँ पाए जाते हैं। तो नीम क्या सदाबहार पेड़ है? तो इसमें नहीं बताना है। इमली, नीम, बबूल, सहतूत। तो गैस बबूल तो हम देखते हैं सदाबहार में ही आएगा। और गैस नीम भी हमेशा हरी भरी रहती है, बबूल भी रहता है, सहतूत भी रहता है। लेकिन गैस इमली का पेड़ पौधा मतलब कि एक समय मौसम के अनुसार क्या हो जाता है, जब उसे ज़्यादा पानी यानी नहीं मिलता है तो वो सदाबहार पेड़ नहीं है, उसके पत्ते मतलब सूख जाते हैं, वो हमेशा नहीं फलता फूलता, ठीक है ना, एक निश्चित टाइम पर फलता फूलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? गैस सागर में जो खरपतवार है, क्लोरीन का, इससे क्लोरीन मिलती है, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो गैस इसका राइट आंसर खरपतवार मतलब कि गैस वहाँ शैवाल वगैरह जो पाए जाते हैं, तो गैस उससे आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, जल जनित रोग है क्या है गैस, जो जल से होता है? क्या अतिसार होता है, छोटी मात्रा होती है, रक्त अल्पता होती है, या गैस मस्तिष्क में ज्वर आ जाता है? तो जल से जनित रोग शायद अतिसार ही होगा। हाँ गाइस इसका राइट आंसर है वो है अतिसार हो जाता है, ठीक है ना, जल जनित रोग है ये, जल से होने वाला। इसके बाद देखिए पोलियो का कारण होता है जीवाणु, विषाणु या कवक या फिर कीट? सो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, जीवाणु या फिर विषाणु में से आप जल्दी बताइए गाइस। तो इसका राइट आंसर है विषाणु। क्या होता है, पोलियो का जीवाणु किसके कारण होता है? विषाणु के कारण हो जाता है हमें पोलियो। देखिए पृथ्वी पर अपमार्जक होता है, क्या होता है अपमार्जक गैस? जीवाणु और कवक, मृदा, जल, पशु, पक्षी। तो ये गैस कोई अपमार्जक नहीं होते हैं, जबकि गैस कवक और जीवाणु क्या होते हैं, एक अपमार्जक होते हैं। देखिए गैस आगे देखते हैं, वनों का महत्व के कारण होता है, ग्रीन गैल्ड होता है, वनों का महत्व का कारण ग्रीन आइलैंड हो जाएगा, ग्रीन हाउस हो जाता है, ग्रीन सिल्वर हो जाता है। तो गैस इसका कारण है ग्रीन हाउस हो जाता है, ठीक है ना, यदि हम ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो। क्योंकि गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई नहीं होगा वातावरण में, है ना, यदि ये पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ग्रीन हाउस में वृद्धि किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसके बाद देखिए भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, सर्वाधिक फल किसका पाया जाता है भारत में? नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीता का। सो राइट आंसर हो जाएगा आम का। आम का सर्वाधिक फल पाया जाता है हमारे भारत में, ठीक है ना। तो देखिए आम ही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो गैस नीले रंग में, लाल में, हरा में, या फिर लाल या फिर हरा में? तो गैस आप ही बताइए जल्दी से। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नीला रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद देखिए 101 क्वेश्चन,
में चलते हैं, 11 में विद्यार्थियों में पर्यावरणीय बहुउद्देशीय ज्ञान निम्न में से विधि प्रदान किया जाता है। पर्यावरणीय के बहुत सारे उद्देश्यों का ज्ञान किस विधि के द्वारा दिया जाता है? सेमिनार द्वारा, वाद विवाद द्वारा, सिंपोजियम द्वारा, क्विज प्रतियोगिता द्वारा। तो गाइस ज़्यादातर वाद विवाद ही इसमें सही रहेगा, या फिर गाइस इसमें राइट आंसर होगा क्विज प्रतियोगिता द्वारा। मतलब कि गाइस छोटे छोटे आप ऑप्शन बना लेते हैं, जैसे हम 4 ऑप्शन बना लेते हैं, क्वाई लगाते हैं, इससे पर्यावरण के बहुत सारे उद्देश्य हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। कौन प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? सभी गाइस इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। तो कठपुतली मंचन, निबंध लेखन, या सामान्य ज्ञान, या स्लोगन। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारे अनुसार हो जाएगा कठपुतली मंचन। अब गाइस कठपुतली का खेल अपन सब लोग नहीं कर सकते हैं ना, ये गाइस संभव नहीं है कि इसमें सभी लोग भाग ले लें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे अपन। शिक्षक विधि में व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? यदि हम व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान में भाषण की विधि एक प्रकार की होती है। तो गाइस ये शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, छात्र की होती है, पाठ्यक्रम की होती है, अनुशासन की होती है। तो गाइस इसमें व्याख्यान कर रहे हैं वो, व्याख्यान विधि में शिक्षक ही बोलता है, शिक्षक की व्याख्या किया जाता है। तो शिक्षक की भूमिका होती है, ना कि छात्र की। और गाइस होनी चाहिए छात्र की। क्यों होनी चाहिए? दूसरा इसीलिए हम वाद विवाद विधि सर्वाधिक अच्छी मानते हैं बड़े क्लासों के लिए। और गाइस प्रदर्शन विधि छोटे बच्चों के लिए सही रहती है। दिखा के पढ़ाना, देखिए आगमन विधि पाठ में कौन निरीक्षण करता है? आगमन विधि जो होती है जिसमें उदाहरण से गाइस नियम बनाए जाते हैं, उसमें निरीक्षण कौन करता है? तो शिक्षक करता है कि बालक करता है कि पाठ्यक्रम की गाइस इनमें से कोई नहीं। तो निरीक्षण जो करेगा गाइस, क्योंकि बालक ही करेगा, वो ही उदाहरण के द्वारा अपन सिखाया जाता है कि ऐसा से ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर इससे ऐसा नियम बना। तो कौन निरीक्षण करता है गाइस? बालक स्वयं करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों की भूमिका निभाते हैं? विषय वस्तु की भूमिका निभाते हैं, विश्लेषण करना, यह प्रतियोगिता विधियों का आयोजन करना, यह सभी। तो गाइस पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक निम्नलिखित भूमिका किस पर निभाते हैं? गतिविधियों पर, विश्लेषण भी करवाते हैं, विषय वस्तु को भी चुनते हैं। तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। ठीक है ना, शिक्षक की भूमिका सब में होती है इनमें। इसके बाद देखिए विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? छोटे छोटे लक्ष्यों को सामान्य उद्देश्य कहते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य रख लेते हैं, फिर उनको पूरा करते हैं, है ना। जैसे इकट्ठा लक्ष्य रखते हैं गाइस कि हमें कोई भी वो निकालना है, तो गाइस वो तो सही है, लेकिन उसको छोटे छोटे डिवाइड करिए कि हम इतना सिलेबस गाइस इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर उनको पूरा करेंगे, फिर इनको सामान्य उद्देश्य कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, प्राप्य उद्देश्य कहेंगे, यह सभी कहेंगे। तो प्राप्त उद्देश्य कहेंगे, मतलब छोटे छोटे लक्ष्य को रखना और उनको पूरा करना। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन क्या है गाइस? वैज्ञानिक सामग्री परीक्षण बालक में जिन उद्देश्यों का विकास होता है वह क्या है? मतलब कि वैज्ञानिक सामग्री प्रशिक्षण के द्वारा परीक्षण में बालक में किन उद्देश्यों का? अवबोध का, अभिवृत्ति का, ज्ञान का, कौशल का, किसका गाइस उसमें विकास होता है? तो गाइस इसमें हम देख रहे हैं प्रशिक्षण परीक्षण के कौशल में, मतलब कि वैज्ञानिक सामग्री के द्वारा जो प्रशिक्षण लिया जाता है, परीक्षण कराया जाता है, तो उसमें किसका विकास होता है? विभिन्न चीजें बच्चे सीखते हैं, कौशलों का विकास होता है विभिन्न। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 188 देखिए क्या है? प्राथमिक स्तर पर भौगोलिक एवं जैविक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने का आधार माना जाता है। मतलब छोटे छोटे स्तर पर यदि हम भौगोलिक और जैविक शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो इसका मेन आधार क्या है? विद्यालयों पर प्राप्त साधन, बालकों की आवश्यकताएं, अध्यापक की आवश्यकताएं, यह विद्यालयों में। तो गाइस इसमें विद्यालय का मतलब कि बालकों की आवश्यकताएं होनी, तब बालकों की आवश्यकता ही राइट होगा, क्योंकि गाइस हम देखते हैं इन्हीं के अनुसार ही हमें सब कुछ निर्धारित करना है ना, कि क्या जैविक और भौगोलिक शिक्षण के उद्देश्य वगैरह।
इनकी आवश्यकताओं के अनुसार। इसके बाद देखिए शिक्षक की आवश्यकता तो नहीं होगी, है ना, या फिर हमारे चीज में पास में है तो दे दो इसको, जो उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो गाइस बालक की आवश्यकता अहम होती है प्रगतिशील शिक्षा और अभी की अच्छी शिक्षा के लिए। बालक में ने गाय को सजीव तथा पत्थर को क्या माना, निर्णय बताया कि इनमें से किस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त होती है। मतलब गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव मान बताया, तो इनमें से किस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त किया है, दर्शाया गया है गाइस। अवबोधन है उसे, अभिरुचि है, कौशल है, ज्ञान है। तो गाइस उसे अवबोध है क्योंकि उसने देखा, उसे पता है, उसे ऐसा अनुभव है, अवबोध है, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है, कौन सजीव क्या करते हैं, निर्जीव क्या करते हैं, उसके ऊपर अवबोध है, अनुभव है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अभिवृत्ति है। तो गाइस वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या जिज्ञासा है? अंधविश्वास में विश्वास करना ये वैज्ञानिक अभिवृत्ति है क्या? नहीं। समस्याओं का अव्यवस्थित निदान करना, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास करना, ऐसी भी नहीं है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से वैज्ञानिक गुण की अभिवृत्ति है जिज्ञासा है। क्या है गाइस? जिज्ञासा। जिज्ञासा के द्वारा ही हम विभिन्न चीज़ों को सिखा सकते हैं। उनमें रुचियाँ यदि हैं तो ही हम, ये क्या है गाइस, रुचि है, अभिव्यक्ति है, तो गाइस हम बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति है। क्या है? बच्चे में कुछ सिखाना है तो आगे उसमें जिज्ञासा, जानने की एक जिज्ञासा दे दो तो सही रहेगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना एग्जाम क्लियर करिए। थैंक यू।